आज का टॉपिक है अपना बोर की तीसरी धारणा, थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बोर की पहली धारणा हम कर चुके हैं, वो थी अपने पास mv² बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी है, k कूलाम नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। जेड एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -19 अप्रॉक्स कूलम होता है। ठीक है, और आर नाभिक से लेके इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी को हम नाभिक की परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो ये कुछ बातें पहली धारणा के अनुसार। दूसरी धारणा के अनुसार mvr ये है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो h/2π के इक्वल होती है मिनिमम, या इससे ज्यादा अगर होगी तो ये वैल्यू अपने पास होगी nh/2π इंटीजर, where n equals to 1 2 3 4 up to infinity। तो ये चीज शो करती है कि कक्षीय कोणीय संवेग का जो मान होगा वो h/2π के बराबर होगा या इसका पूर्ण गुणज होगा। तीसरी धारणा हम इसमें देखते हैं आज, ये दोनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी धारणा इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। ये n=1 सेकेंड ऑर्बिट, n=2 इसको हम KLMN भी कहते हैं। ये थर्ड ऑर्बिट n=3, ये फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और बहुत सारे होंगे n=4, इस टाइप से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले ले कहीं से, किसी प्रकार से इसको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एनर्जी लेकर ये हायर ऑर्बिट के अंदर जंप कर लेगा। तो ये एनर्जी लेकर इस ऑर्बिट के अंदर मान लो जंप करता है, तो ये कितनी एनर्जी लेगा, वो एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, E=h न्यू, और न्यू की वैल्यू c/λ इसके बराबर होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है -13.6 होती है। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर Z=1 हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आप n=1 रखते हैं तो E1 -13.6 नीचे 1 का स्क्वायर -13.6/1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट अगर बात करें n=2 रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में E2 हो जाएगा -13.6/2 का होल स्क्वायर -13.6/2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अगर हम इसमें n=3 रखते हैं E3 हो जाएगा -13.6/3 का स्क्वायर हो जाएगा -13.6/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपने पास थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर हम फिर बात करते हैं n=4 की, E4 -13.6/4 का स्क्वायर -13.6/4 का स्क्वायर 16, 13 ऊपर है 16 नीचे है, वैल्यू
1 से छोटी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोर्थ ऑर्बिट की जो होगी एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ अगर हम इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये कर सकते हैं। ये वैल्यू E1 है और ये वैल्यू E3 है। अगर ये एनर्जी लेनी है तो ये अपने पास डेल्टा ई के बराबर होगी। डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? E3 माइनस E1 इक्वल टू S3/λ। मतलब दोनों ऊर्जा स्तरों के, दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, लेता है, अवशोषित करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने ऊर्जा स्तर से ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये कितनी एनर्जी लेगा। और एनर्जी नहीं, इससे हम फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्बडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इससे आगे E5 निकालना है तो 25 से डिवाइड हो जाएगा 13.6, वो आ जाएगा 0.54। इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसने कितनी एनर्जी अवशोषित की, एब्जॉर्ब की, तब ये जाके थर्ड ऑर्बिट के अंदर गया। तो डेल्टा E इक्वल टू माइनस E3 माइनस E1। E3 की एनर्जी कितनी है और E1 की एनर्जी कितनी है? E3 की एनर्जी हमारे पास माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी है 1 की माइनस 13.6। माइनस 1.51 माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 13.6 माइनस 1.51। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। 10 में से ये गए 9, फिर यहाँ बचेगा अपने पास 5 में से ये गए 0, फिर बचेगा यहाँ पे 13, ये 2.09 एनर्जी आ जाएगी। 13.6 में से 1.51 अगर लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास 12.09 एनर्जी आ जाती है। तो हम लिखते हैं वो भी रहेगी प्लस की। प्लस की संख्या बड़ी है तो निशान हमें प्लस का लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12.09। इस एनर्जी का एक फोटोन ये एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के लिए जाने में इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप करता है तो इसके लिए कितना चाहिए, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू E2 माइनस E1, यहाँ पे E2 की वैल्यू और माइनस यहाँ पर E1 की वैल्यू। E2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास है E1 की माइनस 13.6। ये आ जाएगा माइनस 3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं 13.6 माइनस 3.4, 2 बचेगा, 6 में से 4 माइनस किए तो, और 3 में से 3 0 बचेगा और 1। तो यह हमारे पास प्लस की एनर्जी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर ये जाता है तो हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक फोटोन इसे देना होगा। ये उसको अवशोषित कर लेगा, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और ये हायर ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है, जहाँ पर जाएगा उसकी एनर्जी में से जहाँ से जा रहा है वहाँ की एनर्जी को माइनस कर देगा। अब मान लो ये आए हमारे पास फोटोन की एनर्जी आ गई, तो हम इस फोटोन की एनर्जी से लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे।
ये हमने लिखा है E इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखते हैं। तो E की जो एनर्जी वैल्यू होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यू इक्वल टू H 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और H की जो वैल्यू होती है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और H की जो वैल्यू होती है 6.62 लिखते हैं जनरली। ये लगभग अप्रॉक्स मान है, लगभग मान है। और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻34 यूनिट होती है, मात्रक होता है इसका जूल इंटू सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसमें, हर्ट्ज में, आवृत्ति आ जाएगी हर्ट्ज में। अगर आवृत्ति हमारे पास आती है तो हम C/λ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है बोर की तीसरी लॉ। तो ये चीजें इसलिए बताई कि अगर हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो हमारे पास जो इस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते। मतलब फोटोन की एनर्जी हमारे पास है तो उससे फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है और वेवलेंथ भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट करते हैं आगे। अगर सेम कंडीशन में अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जंप कर रहा है, मान लो ये थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, पॉसिबल है, तो ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा, कुछ ऊर्जा का त्याग करेगा। वो ऊर्जा भी इतनी ही होगी, ये E2 है, वो भी डेल्टा E होगी, वो भी एक जो इन दोनों ऊर्जा स्तरों का अंतर है उस अंतर के बराबर फोटोन उत्सर्जित करेगा। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया था E3 माइनस E1, यहाँ पे करेंगे E2 माइनस E3, बाद वाला स्तर माइनस पहले वाला स्तर। जैसे यहाँ पे इसके लिए हमने किया था E3 माइनस E1, E3 जहां पर जंप कर रहा है और E1 जहां से जंप कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, जहां पर जंप कर रहा है वो तो E2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E2 माइनस, यही लिख देते हैं E2 माइनस E1 E3। तो ये कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E3। फिर बता रहे जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जाता है, वहां पहले लिखेंगे और जहां पर से जाता है, जहां से जाता है वो बाद में लिखेंगे। तो ये माइनस, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारे पास -3.4 है और E3 की वैल्यू हमारे पास 1.51 है माइनस में। तरीका वही 3.4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.51, लेस करते हैं -3.40 1.51। ठीक है, ये प्लस का जो निशान बड़ा होगा, संख्या बड़ी होगी, उसका निशान आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं में से 3.4 संख्या बड़ी है तो निशान इसी का आएगा और फिर इसको लेस करके लिखेंगे क्योंकि दोनों निशान अलग अलग है। अगर ये दोनों प्लस निशान होते हैं तो इनको जोड़ दिया जाता है, अगर दोनों निशान माइनस के होते हैं तो इनको फिर जोड़ दिया जाता है, निशान माइनस का ही आएगा। माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 9 और 13, 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे और फिर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी जूल में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है और E की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा कि यही वैल्यू जूल में आ जाएगी, ये ऊर्जा किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। नेक्स्ट, ये ऊर्जा माइनस में आई है। ये ऊर्जा माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया है तो ऊर्जा के मान में कमी आई है और ऊर्जा के मान में कमी का क्या मतलब कि ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, तो ये ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा है।
उत्सर्जित है, और ये ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा है, अवशोषित। फिर से देख लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों के अंदर निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा स्तरों में है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर है और लोअर एनर्जी लेवल के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है, लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जाएगा, हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इमिट करता है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा स्तर के अंदर आता है। यहां से यहां अगर हम जाते हैं तो ये ऊर्जा बढ़ती है, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। और अनंत पे जाके ऊर्जा की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, U अनंत इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि -13.6 संख्या बड़ी है या -0.85 संख्या बड़ी है। तो सीधी सी बात है कि ये निशान माइनस में होने के कारण संख्यात्मक मान जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्स अक्ष पॉजिटिव है, अगर हम -8.85 को लिखना चाहते हैं तो यह आएगा। सपोज मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से है, तो 0.85 1 से पहले आएगा, 0.85 1.5 आएगा यहाँ पे, 1.5 3.4 आएगा, 1 2 3 और इसके बीच में कहीं थोड़ा सा इधर बिल्कुल सेंटर से ये आ जाएगा 3.4, ये नेगेटिव एक्सिस है। और यहाँ पर -13, यहाँ 11 12 13 से भी आगे, यानी कि किस जगह पे आएगा -13.6। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव में चल रही है। और इधर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या बड़ी होती जाएगी। ये सिंपल सी बात है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि 0.85 अगर माइनस में है तो वो एक बड़ी संख्या है, और 13.6 अगर ये माइनस में है तो दोनों के कंपेरेटिवली ये -13.6 छोटी संख्या है। और अनंत पे इसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन अनंत पे पहुंच जाता है, इन्फिनिटी पे, तो ऐसी कंडीशन में नाभिक का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसके लिए भी सेम है, अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो h न्यू लिख देंगे, और फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, उसके बाद लैम्डा वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो c यहाँ पे प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। नेक्स्ट करते हैं हम। अब इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकला, पता हमें ये चला कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ये ऊर्जा का त्याग करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा या ऊर्जा देगा वो दोनों h न्यू, इसको हम h न्यू भी लिख सकते हैं कि विविध इकाइयों के अंदर होता है, मतलब इसके कुछ न कुछ पैकेट होंगे, एक निश्चित मान हो। विविध इकाइयों का मतलब अलग अलग मान की ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। तो लिखते हैं इसको, तृतीय धारणा। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थायी गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय ये न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अवशोषण या उत्सर्जन कब करता है, जब संक्रमण करता है। संक्रमण का मतलब क्या, ये जंप करता है। लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और स्थायी गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है।
गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करेगा। स्थायी गोलाकार कक्षाओं में एनर्जी लेवल्स में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, और न ही उत्सर्जन करता है। सिंपल सी बात। अब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कब करता है? जब वो संक्रमण करता है। संक्रमण का मतलब क्या? जब वो एक ऊर्जा तल से दूसरे ऊर्जा तल में जंप करता है। तो ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन कब करता है? ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन केवल संक्रमण के समय करता है तथा त्यागी गई या ग्रहण की गई ऊर्जा h न्यू की विविध इकाइयों में, डिस्क्रीट विविध इकाइयों में होती है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर EN2 माइनस EN1, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? h न्यू के बराबर, और न्यू की वैल्यू किसके बराबर? न्यू का फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा के बराबर। ठीक है। EN2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और EN1 EN2 हमने यहाँ पे लिखा E2 माइनस E1, यहाँ लिखा E3 माइनस E। EN2 क्या चीज है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, और EN1 क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये है अपने पास बोर की तीसरी धारणा।